नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज बात करेंगे मोदी मैजिक 23 की। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। भोपाल में प्रधानमंत्री ने एमपी को 2 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी और पार्टी संगठन के बड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने बीजेपी को दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल बनाने में मध्य प्रदेश के योगदान की बात कही। साथ ही पीएम ने हर उस मुद्दे पर बात रखी जिस पर बीजेपी सरकार चुनाव लड़ने जा रही है। क्या मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी चुनावी नैया पार करना चाहती है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने भोपाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभा सीटों के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। यहां सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3,000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता पर पूछे गए सवाल पर कहा कि आज हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? कॉमन सिविल कोड पर पीएम के बयान से तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने एजेंडे को जोर शोर से जनता के सामने रखेगी। भले ही पार्टी ने अलग अलग फोरम पर कहा हो कि चुनाव सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के सहारे लड़ा जाएगा, लेकिन असल में 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी ही होंगे और मोदी मैजिक के सहारे चुनाव जीतने का प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है, जिसके चलते पीएम मोदी ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश के करेंगे। इधर कांग्रेस भी जोर शोर से चुनावी समर में कूद पड़ी है। एक से बढ़कर एक लुभावने वायदे जनता से किए जा रहे हैं ताकि मतदाता को रिझाया जा सके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे है और पार्टी प्रियंका से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में दिखाए करिश्मे की उम्मीद कर रही है, जिसकी झलक जबलपुर में आयोजित की गई बड़ी रैली में दिखाई दी। जब जब बीजेपी पर संकट के बादल छाते हैं, पीएम मोदी पार्टी के तारणहार बनकर सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी मोदी की लोकप्रियता पर सवार होकर बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर की बात कर रही है। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी सफलता का दावा कर रही है। ऐसे में जनता किस पार्टी पर भरोसा कर सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अतुल शर्मा के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मसले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ है बृजगोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभिनव बरूलिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अजय बुकिल जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल लोया जी आपसे है। 4.5 साल आपकी पार्टी कहीं भी चुनाव होते हैं तो विकास की बात करती है। चुनाव के 6 महीने पहले आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, आप धर्मांतरण की बात करते हैं, आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। तो 4.5 साल का विकास 6 महीनों में गायब क्यों हो जाता है? पहले तो मैं एक बात आपसे करूं
कि आप का दृष्टिकोण देखने का जो होता है आप आज पहले आकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 वंदे भारत ट्रेन इस जी। देश को सौंपी हैं, उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मैं समझता हूं ये भी एक विकास था। जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए हो सभा संबोधित करके चले गए। कहीं ना कहीं विकास की योजनाओं की शुरुआत वो करते ही है, ये अवश्यम भावी है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं हम 6 महीने बात करते हैं। 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक कौन सा ऐसा समय है जब भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों की चर्चा ना की जी। कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। हमने तो हमेशा एक ही बात कही है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। विकास और भारत का गौरवशाली अतीत, इन दोनों के साथ हमें चलना है। तो कॉमन सिविल कोड की आज प्रधानमंत्री जी ने तो कितने आह्वान किए हैं, और कोई देश का, मैं तो सैल्यूट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि किसी नेता में ये साहस नहीं है कि ये अपने कार्यकर्ताओं से कह सके कि देश पहले है वो पार्टी बाद में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस पर फोकस नहीं किया। आपने इस पर फोकस नहीं किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आप गांव-गांव तक सर, मैंने जो कुछ पूछा है वो कांग्रेस के आरोप है जो आपकी पार्टी पर वो लगाती रहती है। मेरा खुद का निजी विचार नहीं है। कांग्रेस को जवाब दे। जी देखिए, प्रधानमंत्री मुझे संबोधित कर रहे थे इसलिए मैंने कहा गांव में किसी बच्चे के पास अगर स्कूल की ड्रेस नहीं है तो उसकी भी मदद करें। जरूरी नहीं है कि वो सरकार के भरोसे करे, वो समाज के भरोसे करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कितने आह्वान, हर तरह का आह्वान किया। और विकास का पहिया तो भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची शब्द है, विकास। हमें सत्ता हमारे लिए, मैंने कई बार कहा है, आज पुनः आपके सामने दोहराता हूं, सरकारें हमारे लिए साधन मात्र हैं, साध्य नहीं है। कांग्रेस और हमारी संस्कृति में यही फर्क है। हमें अपनी विचारधारा को फैलाने में, जन कल्याण करने में, अंत्योदय करने में साधन है, साध्य नहीं है हमारे लिए सरकारें। और हम सरकारें इसलिए ठीक है लोहिया जी, आऊंगा आपके पास। जन कल्याण आसान। ठीक है बरोलिया जी, पीएम ने कहा कि हमारी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। सीधा सीधा आरोप आपकी पार्टी पे लगाया है कि चुनाव आते हैं, आप बीजेपी का डर दिखाते हैं मुसलमानों को और वोट लेना चाहते हैं। देखिए, ये वही प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो अभी कर्नाटक में जय बजरंगबली का नारा देके आए थे और वहां पर ये बोल के आए थे कि हनुमान जी का नाम याद रखना और वोट डालना। जनता ने जवाब दिया, 136 सीटें, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 30 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। खैर, उससे भी इनको सबक नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की जबरदस्त सरकार बनी जहां पे 99% हिंदू रहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति से अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं। 70 साल से पूरे देश में ट्रेनें चल रही हैं। आपने भी बचपन से देखा होगा, हम भी देख रहे हैं। लोहिया जी, आऊंगा आपके पास। ट्रेनें चल गई, हजारों लाखों ट्रेनें चल गई, लेकिन उसके बाद भी कभी भी इस तरीके से एक ही ट्रेन का बार बार, मध्य प्रदेश में तीसरी बार उद्घाटन हुआ है वंदे भारत ट्रेन का। तो आप देख रहे होंगे एक इवेंट करने के लिए जनता के टैक्स का पैसा, आज आप देख रहे होंगे 18 साल की निष्क्रिय, भ्रष्टाचार और घोटाले वाली सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है, उसमें भी जनता के टैक्स के पैसे से पंडाल लगाकर, कुर्सियां लगाकर। अभिनव भाई, रूट नया था ना, रूट भी तो नया था। इंदौर से अगर भोपाल चल रही है और भोपाल से जबलपुर चल रही है तो रूट नया है सर, नई ट्रेन तो हुई ना। पहली बार देखने को मिल रहा है कि ट्रेनों का उद्घाटन हो रहा है। इतनी ट्रेनें चली, आपने कभी देखा ट्रेनों का उद्घाटन होता है? इवेंट किया जा रहा है, लगातार इवेंट और इवेंट, घोटाले और घोटाले, इवेंट और प्लस घोटालों की सरकार देश में और प्रदेश में चल रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जनता बराबर जवाब दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घमंड, अहंकार, ये टूट नहीं रहा है। अडानी की बात ये करते नहीं है, 20,000 करोड़ कहां से आए उसकी बात करते नहीं है। सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए कभी भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, कभी हनुमान जी का नाम लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास बोलने के लिए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मैं वकील जी का रुख करूंगा। वकील जी, बीजेपी जब से बनी है उसके कोर इशू है जनसंघ के जमाने से। एक है कॉमन सिविल कोड, दूसरा था राम मंदिर, तीसरा था 370। 3 में से 2 तो हल हो गए। अब फिर से जब से आबादी बढ़ी है देश की, नंबर 1 हो गए हम जनसंख्या में, तो बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड जल्द ही लागू होने जा रहा है भारत में। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले जो कोर इशू था उसमें राम मंदिर शुरू में नहीं था जी, उसकी जगह गोरक्षा आंदोलन उनका एक इशू हुआ करता था। लेकिन मुख्य इनके मुद्दे शुरू से लेकर कश्मीर में धारा 370 खत्म करना और कॉमन सिविल कोड लड़ना, ये बीजेपी का जनसंघ के जमाने से
एजेंडा रहा है। राम मंदिर तो बाद में जुड़ा है, जब ये राम मंदिर के ताले खुले उसके बाद। अब सवाल ये है कि भाई अभी आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था उसका मकसद क्या था। ये बहुत साफ है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने, जो बूथ विस्तारों के सामने, अगले चुनाव का एजेंडा स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना है। इसका कितना लाभ होगा बीजेपी, खास करके मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जो 4 महीने बाद, उसमें कितना लाभ होगा ये अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट कर दिया है, वो ये है कि कॉमन सिविल कोड जो है वो अगले चुनाव विधानसभा के अलावा लोकसभा में भी बीजेपी का बड़ा इशू होगा। और इसके आधार पर बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वोटरों का ध्रुवीकरण आसानी हो सकता है, क्योंकि पुराने तो मुद्दे तो वो खत्म हो चुके हैं। अब एक ही मुद्दा कोर बचा है, इसके आधार पर हो सकता है। और जिसका सबसे ज्यादा विरोध कहाँ से, किस अल्पसंख्यक वर्गों में, कि मुसलमानों की ओर से हो रहा है, बाकी तो कोई इतनी आपत्ति नहीं है। अब सवाल है कि ये चूंकि अपने संविधान में पहले से इसका प्रावधान है और सरकार इसको लागू करने जा रही, तो इसको लेकर के उनके सामने दिक्कत आएगी जो विरोध कर रहे हैं। तो अब तो बीजेपी को कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन ये इशू इतना बड़ा नहीं है कॉमन सिविल कोड वाला, जितना जैसा कि भावनात्मक मुद्दा राम मंदिर का था या थोड़ा बहुत कश्मीर का भी था। इसलिए इसका जनता में कितना असर होगा, कितना ध्रुवीकरण कर पाएगी पार्टी, अभी देखने की बात है। अब सवाल ये है कि क्या ये जादू मध्य प्रदेश में भी चलेगा मोदी जी का विधानसभा चुनाव में, ये अभी कहना मुश्किल है। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता बराबर बनी हुई है, उनके मुकाबले का कोई नेता देश में नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी उसका कितना लाभ ले पाएगी, अभी देखने की बात होगी। जी ठीक है। लोया जी, पीएम ने कहा है कि लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कॉमन सिविल कोड को लेकर, कैसे दूर करेंगे आप ये भ्रम? मुसलमान तो राजी नहीं होंगे। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात, हम भ्रम दूर करने का काम आज से ही प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की अपनी विश्वसनीयता है इस देश में, और यही कांग्रेस की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने आज जितना संबोधन दिया है उसमें से बहुत बड़ा समय उन्होंने अल्पसंख्यक मुस्लिमों को ही संबोधित किया है, और ये कांग्रेस की चिंता का सबब है। अब कॉमन सिविल कोड है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है? 2 करोड़ रोजगार की है, हमें चिंता एक देश में रहने वाले सभी लोगों को एक सा कानून मिले, क्या ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है? बड़ा सीधा सा जी। दूसरी बात, संविधान, भैया 15-15 लाख, अगर आपको बोलना है तो आप ही बोल लें, ये बोल लेने दीजिए भैया। मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, ये जुमले देके ही आए थे ना आप सरकार में, युवाओं को ठग के जनता को अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं नहीं करूंगा सर, जो चीज मुझे पसंद नहीं है, और जो भी कांग्रेस के हमारे साथी हैं, यदि उनमें सुनने का साहस नहीं है तो बोलना बंद करें। सबसे पहले राजनीति में संवाद एक व्यवस्था है, ये असहिष्णुता जो कांग्रेस प्रवक्ताओं की है, कांग्रेस के नेताओं की है, कि केवल जो कांग्रेस के कार्यालय में सुन लिया वही सही है, एक ट्रेनर ने जो बता दिया वही सही है। लोया जी अपनी बात पूरी कीजिए, वो अपनी बारी पे बोलेंगे। लोया जी बोलिए। मत करिए, मैं बड़े विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अकेले भाषण दीजिए आधे घंटे, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता जानती है। और यदि ना जानती तो अभी आप जब आपका पैकेज दिखा रहे थे तो आप उसमें कह रहे थे कि प्रियंका गांधी से बड़ी आशा है मध्य प्रदेश की कांग्रेस को, क्यों राहुल गांधी से क्यों नहीं? आपने तो उस शब्द का उल्लेख नहीं किया। ये आशाएं बदलती क्यों रहती हैं? हमें तो 2013 में भी नरेंद्र मोदी जी से आशा थी, 2018 में भी थी, 2019 में भी है, 2023 में भी है, 2024 में भी है। ये आशाएं बदलती कौन कैसे हैं? ये आशाएं इसलिए बदलती हैं कि एक सफलता आपको बहुत उत्साह में ला देती है, एक असफलता से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी 5 पीढ़ियां खप गई इसमें। हम एक हार से डरने वाले लोग नहीं हैं और एक जीत से अति उत्साहित होने वाले लोग भी नहीं। हमारा अपना सोचने का तरीका है और उसको जनता में ले जाने के लिए हमारी 5 पीढ़ियों ने काम किया है। मैं आपसे फिर कहता हूं, हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हमने कभी मुस्लिम आबादी नहीं बताई। कांग्रेस के हमारे साथी बता रहे थे 99% हिंदू आबादी है हिमाचल प्रदेश। आप बेच रहे हैं, स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एनपीपी को भी बेच रहे हैं। ठीक है लोया जी, वो अपनी बारी पे बोलेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, अभिनव भाई क्षमा चाहूंगा, ये आपकी जिम्मेवारी। मैं आ रहा हूं आपके पास, अपनी बात रखिएगा, पूरा समय दूंगा आपको। मैं तो ये भी कहता हूं, जिन लोगों को 2 मिनट बात सुनने के बाद अगर वो भूल जाए कि मैंने क्या कहा है और उसका जवाब ना दे सके, उन लोगों को लाइव डिबेट में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भूल जाएंगे क्या कहना है। मैं आपसे फिर कहता हूं, देश की जनता को क्या क्या वादे किए। 1972 में इंदिरा गांधी ये कहकर सरकार में आई थी कि इस देश से गरीबी दूर करेंगे। ठीक है लोया जी, आऊंगा आपके पास। जी नहीं, एक मिनट जवाब ले लेता हूं। ये बीच में नहीं, अभी जवाब इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।
मैं आपसे फिर कहता हूं, यदि आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। ये बड़ा परस्पर खेल है। आप जो करेंगे बोएंगे वही तो है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? आप आम खाना चाहते हैं और बबूल बोना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य है। मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो नारा दिया है और आज जो कहा है वो आपकी चिंता का विषय हो सकता है, कांग्रेस की चिंता का विषय हो सकता है श्रीमान, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि एक गारंटी मैं भी देता हूं, इस देश का कोई भ्रष्टाचारी जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने इस देश के गरीबों को लूटा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये एक गारंटी सबकी चिंता का सबब। ठीक है, ठीक है। अभिनव भाई, लोया जी ने कहा कि ट्रेनें चल रही हैं, लोगों को सौगात मिल रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, विकास हो रहा है, लेकिन आपको घूम फिर के दिखता है तो कॉमन सिविल कोड, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, तो फिर भ्रम क्यों फैलाती है आपकी पार्टी? जी विजय जी, दुख यह है कि जो ट्रेनों का उद्घाटन कर रहे हैं उसका टिकट लेने की हिम्मत एक मिडिल क्लास फैमिली की नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों का 50% जो मिलता था ना बुजुर्ग लोगों का, वो भी इन लोगों ने छीन लिया है। वो लोग अब पूरा पैसा देते हैं। रेट बढ़ते जा रहे हैं टिकट के, पैसा कहां से आएगा? तनख्वाह आपकी बढ़ रही है क्या? लोया जी यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 10 साल में ऐसा कौन सा विकास कर दिया? सीए ये सब इनके विकास है। ये जो इतने बड़े बड़े डैम बने, इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, इतना सब कुछ होने के बाद 10 साल में आपने पूरा डुबो दिया। अब सिर्फ बातें करने आ जाते हैं। आप 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे थे, खूब युवा खुश हुए, एक पीढ़ी बर्बाद कर दी, पूरी एक पीढ़ी। आने वाली पीढ़ी को भी अपनी जुमलेबाजी से आपके पास भ्रमित कर बर्बाद करना चाहते हैं। अब बीच में टोको, 2 शब्द बोल देता हूं तो इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना उत्तेजित हो जाते हैं लोया जी, ऐसा लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सत्य है। अरे मैं तो सत्य की बात करता हूं साहब, जनता की बात करता हूं, जनता के लिए पूरी अपनी बातों का पक्ष रखता हूं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जो बात करती जनता की करती। हमारा नेता लगातार 5 महीने पैदल चला, भारत जोड़ने की बात करे। ये नफरत की दुकान खोल के बैठते हैं। हम मोहब्बत की बात करते हैं, उसमें भी साफ गुस्सा आती है इनको। ये कोसना चालू कर देते हैं, राहुल गांधी ऐसा, प्रियंका गांधी ऐसी। इसके अलावा है क्या आपके पास? सारा विपक्ष एक हो गया, उसमें बुरा लग रहा है। ईडी और सीबीआई की धमकी देते हैं, पुलिस की धमकी देते हैं, उठवा लेंगे। अरे गुंडागर्दी चल रही है क्या? आप सरकार चला रहे हो कि ये गैंग चला रहे हो? गैंग नहीं है आपकी, ठीक है बरोलिया जी, सरकार चला रहे हो। ठीक है, ठीक है। वकील जी, क्या ये कॉमन सिविल कोड कांग्रेस की दुखती रथ है, इसलिए बार बार बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री छेड़ देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपना स्टैंड इस पर साफ नहीं कर पाई है? नहीं, देखिए, कॉमन सिविल कोड तो संविधान में इसका प्रावधान है कि इसको लागू होना चाहिए, और संविधान कांग्रेस सरकार तभी बना था, बीजेपी ने तो बनाया नहीं था। और उसमें लगभग सबकी सहमति थी, अम्बेडकर जी की सहमति थी। सिर्फ केवल इसको कब लागू किया जाए इसको लेकर मतभेद था। तो संविधान ने यह प्रावधान किया कि भाई इसको लागू किया जाए, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब भी ऐसी अनुकूल स्थिति बने तो इसको लागू किया जाए। सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई जो अलग अलग कानून, अलग अलग जो सामाजिक कानून है वो सबके लिए एक जैसे हों, तो उसमें कोई सैद्धांतिक रूप से मतभेद नहीं है। अब सवाल ये है कि जो विरोध हो रहा है वो केवल इस आधार पर हो रहा है कि भाई किसी के पर्सनल लॉ में दखलंदाजी हो रही है, नहीं हो रही है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन उसमें भी मेरा इसमें कहना ये है कि विरोध जिसको करना है पहले ड्राफ्ट तो आ जाने दें एक बार सामने। जब तक वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं आता है कि उसमें क्या प्रावधान है, आप विरोध किस आधार पर कर रहे हो उसको, तब उसको कोई लॉजिकल बात होगी कि भाई ये गलत है या सही है। तो लेकिन सवाल अब इसका अभी लाने की जो बात है उसमें ये, उसका उद्देश्य केवल यही है कि इस आधार पर जो है एक आप टेस्ट करना चाहते हैं कि कितने लोग इस पक्ष में, किसके लोग इसके विपक्ष में हैं, और इसका राजनीतिक रूप से या वोटों की वो किस तरह कन्वर्जन हो सकता है। अजय सर, ये मौका भी है, बन गया है क्या बीजेपी के लिए, क्योंकि हमने चाइना को क्रॉस कर दिया है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कॉमन सिविल कोड लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वरना जनसंख्या और तेजी से बढ़ेगी, हमारे पास संसाधन सीमित है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि रोकना केवल कॉमन सिविल कोड का उद्देश्य नहीं है। इसमें तो बहुत सारे प्रावधान के अंदर हैं। जो सामाजिक कानून जो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग रूप से लागू हैं, उनको सबको जो है उनको संहिताबद्ध करना है, कोडिफिकेशन करना है, ताकि उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन न रहे। तो उस हिसाब से सही है। और ये कोई जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए अलग कानून नहीं है, वो कानून आएगा तो अलग आएगा। इसका तो अगर तो कुछ ऐसा ही बिल्ड किया जाता है कि फिर जितने बच्चे पैदा होंगे उस पर सीमा होगी, चाइना में थी जैसे वैसे इंडिया में भी होगी। नहीं, मैं नहीं समझता कि इसका उद्देश्य, इस कानून का उद्देश्य ये है। इस तरह का कोई सरकार कानून लाएगी ऐसा मुझे लगता भी नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर कानून लागू किया गया एक बच्चा कानून का आज से 30 साल पहले, उसके दुष्परिणाम आज चीन भोग रहा है। वहां स्थिति है कि युवा पीढ़ी की संख्या कम हो गई है और काम करने वाले हाथ कम हो गए हैं।
और बूढ़ों की संख्या बढ़ गई है। अगर सरकार ऐसा कोई करने जा रही है तो बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कोई कानून बनाएगी। जनसंख्या नियंत्रण समाज पर छोड़ देना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण धीरे धीरे हो रहा है जी। आर्थिक दबाव इतने बढ़ रहे हैं कि लोग, हम तो आज आप देख रहे हैं किसी परिवार के अंदर 2 से ज्यादा बच्चे आपको अपवाद स्वरूप मिलेंगे। इसका कोई सरकार ने कानून नहीं बनाया, और किसी की सरकार ने नहीं बनाया है जी। लेकिन जो आर्थिक दबाव है उसके आधार पर लोग अपना परिवार नियोजन उस हिसाब से कर रहे हैं, और उसी तरह से करना भी चाहिए। ये हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन कोई इस तरह किसी धर्म विशेष के खिलाफ कानून है या नहीं, तो वो तो गलत है, वो मिस इंटरप्रिटेशन है, सही बात नहीं होगी इस तरह की। ठीक है लोया जी, आपकी पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में सारे नेशनल इश्यूज उठाए, कांग्रेस ने सिर्फ डोमेस्टिक इश्यूज पे बात करी, स्थानीय मुद्दों पर बात करी, उसको जीत मिली। ऐसे में आप 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, अगर आप राज्यों में भी नेशनल मुद्दे उठाएंगे, क्या उससे नुकसान नहीं होगा आपकी पार्टी को? देखिए, राष्ट्रवाद हमारा मूल मंत्र है, पहले तो हम आपको ये कहते हैं। दूसरी बात, राज्यों में भी हम राज्य के मुद्दे उठाते हैं। क्या हम जब चुनाव में 2023 में जाएंगे तो हम ये मुद्दा उठाएंगे कि हमने लाडली बहना योजना लागू की है? हम ये मुद्दा उठाएंगे कि हम कभी लाडली लक्ष्मी लेकर आए थे? हम ये मुद्दा उठाने वाले हैं कि जो कंप्यूटर, टैबलेट और लैपटॉप कमलनाथ जी की सरकार में मिलना बंद हो गया था, वो हमने वापस से शुरू कर दिया। हम ये सब मुद्दे उठाएंगे, एक भी मुद्दा छूटेगा नहीं। परंतु राष्ट्रीय मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यूजीसी की जो बात हो रही थी उस पर भी मैं बड़ा स्पष्ट करता हूं कि अनुच्छेद 44 हमें अनुमति देता है, ये तो एक बात है। सुप्रीम कोर्ट 8 बार कह चुका है, ये दूसरी बात है। और तीसरी जो सबसे गंभीर बात है कि अभी दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा। परंतु एक बड़ा सीधा और स्पष्ट प्रश्न है, जो लोगों के मन में शक है, गोवा में तो लागू है कॉमन सिविल कोड, तो कोई समस्या नहीं आई और सारी जातीय धर्म के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भ्रम फैलाना जो कांग्रेस का है, ये दुकान कांग्रेस की बंद होने वाली है, और जैसे ही इनकी भ्रम फैलाने की दुकान बंद होगी, ये अपाहिज हो जाएंगे। एक बात और कहूं, आपने अभी कर्नाटक का जिक्र बहुत ठीक किया। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम सरकार में आएंगे तो बजरंग दल को बैन करेंगे। अब वहां आप सरकार में है करके दिखाएं, परंतु आपको मुस्लिम तुष्टीकरण करना था, वो आपने कर दिया और मुसलमानों के वोट ले लिए। अब वो मुसलमानों के वोट लेकर मुसलमानों को ठग लिया। यही आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुसलमानों को ठगने का काम आप करते हैं, उनको आपने दिया कुछ नहीं है, ये हम कहते हैं। उनकी चिंता हम कर रहे हैं, उनको मकान हम दे रहे हैं, उनको गैस का कनेक्शन हम दे रहे हैं, उनको जो शौचालय था वो तक आपने नहीं दिया, उनको एक बहुत मजबूर जिंदगी जीने को आपने मजबूर किया, उन्हें हम एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। ठीक है लोया जी, आऊंगा आपके पास। अभिनव भाई, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने मुसलमानों को डराया, वोट लिए, लेकिन जो वादा किया था वो फुलफिल नहीं किया आपने। मैं आपको एक बहुत बात बता रहा हूँ, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, और बहुत दुख की बात है कि मणिपुर जल रहा है। पिछले 1.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कितने अच्छे से इवेंट कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है, वहां गए नहीं आज तक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां हजारों लोग मर गए, कितनी हिंसा हो रही है मणिपुर में, लेकिन उसमें लोया जी कुछ नहीं बोलेंगे। उनको पसमंदा मुसलमान नहीं, उस पर भी बोलेंगे आप। असम में वहां देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हूं आपके पास लोया जी, आ रहा हूं जी। ये देश बांटने वाली बातें करते हैं मोदी जी। कभी भी आपको लगता है कि इनका विरोध क्यों होता है? कोई किसी का विरोध नहीं करना चाहता इस देश में, लेकिन जो हालात बन रहे हैं ना, जो देश की स्थिति है वो किस तरफ जा रही है, उस बारे में आपका सोचना और हमारा सोचना बहुत जरूरी है। गंभीर होकर बात करिए लोया जी, हम गंभीर होकर बात करते हैं। गारंटीज का मजाक उड़ा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, हम कर्मचारियों का सोच रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, हमने लागू करी हिमाचल में। 500 का सिलेंडर राजस्थान में हमने दिया। वो गाय का गोबर छत्तीसगढ़ में 10 रुपए का हम खरीद रहे हैं। गायों की बातें करते हैं। बेरसिया में आपकी आरएसएस की एक संचालक, हजारों गाय मरी पड़ी हुई थी उनके। बातें करते हैं आप सिर्फ हवा हवा, और फिर बोलते हैं मुझे टोकते हैं, मुझे ऐसा करते हैं। दुख होता है। ठीक है, मणिपुर जल रहा है, आप घूम रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ पे आके इवेंट कर रहे हैं, झंडी दिखा रहे हैं। तब मणिपुर चले जाते, कहते बड़ी बड़ी बातें करते, वो रशिया और यूक्रेन का। ठीक है बरोलिया जी, आऊंगा आपके पास में, मैं रुक करूंगा। बोकिल जी, क्या लगता है आपको कौन से मुद्दे होंगे जो एमपी में बीजेपी के लिए कारगर होंगे? अगर बीजेपी नेशनल इश्यूज पे चुनाव लड़ती है तो क्या पार्टी कंफर्टेबल हो जाती है? उससे नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज है? देखो, राज्यों के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं बहुत ज्यादा असर नहीं करते हैं, अपवाद स्वरूप करते हैं। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव हमने देखा कि वो पुलवामा घटनाक्रम हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, तो उसका फायदा हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश का जहाँ तक चुनाव है तो मध्य प्रदेश में स्थानीय मुद्दे ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे।
बीजेपी के पक्ष में केवल एक बात जरूर है कि उनके पास संगठन अच्छा है, उनका कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेहतर है। हालांकि सबसे ज्यादा झगड़े भी आज की तारीख में बीजेपी के अंदर ही हो रहे हैं। इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि जैसे लाडली बहना जैसे ये जो योजना जैसी सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली योजना, अगर ये काम कर गई तो कुछ स्थिति सुधर सकती है। कुल मिला के अभी स्थिति अगर ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबरी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आने वाले 4 महीनों में ये पलटा किधर भी झुक सकता है। जी, और शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ थे बृजगोपाल लोया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार बुकिल जी हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। अभिनव भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश में कहीं भी चुनाव हो, मोदी लहर की बात की जाती है। साल 2014 के बाद से बीजेपी हर चुनाव मोदी मैजिक के सहारे लड़ रही है। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को मोदी फैक्टर से फायदा हुआ है। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मोदी मैजिक की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि 2024 लोकसभा में बीजेपी का भविष्य इन राज्यों के चुनावी नतीजे तय करेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। खैर, चर्चा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।